एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है शिखरम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ में बिजनेस स्टडीज। हेनरी फ्योल ने कौन कौन से प्रिंसिपल हमें दिए हैं उसी के बारे में आपको मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है? It means dividing the work into jobs and assigning this job to a person who is best suited for it. उन्होंने बोला है आपके काम को आपको काय में कन्वर्ट करना है? एक जॉब में, ठीक है। और उस जॉब को आपको किसी ऐसे पर्सन को देना है जो उसके लिए एलिजिबल हो, जो उसके लिए सूटेड हो। एलिजिबल और सूटेड मतलब क्या? जैसे अगर कोई अकाउंटेंसी का काम है तो आप किसी अकाउंटेंट को वो काम देंगे जिसने शायद अपना ग्रेजुएशन अकाउंटेंसी में किया होगा, कॉमर्स बैकग्राउंड से वो होगा। अगर आपको वो उसके अंदर एक्सपर्टीज चाहिए तो आप मांगेंगे कि 2 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट उसके पास में होना चाहिए। तो ये सब होता है सुटेबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल क्या बोलता है हमको कि आपका काम क्या है, पूरा इकट्ठा है। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो जॉब्स के अंदर कि आपके पास कितने काम है, उतनी आपके पास में जॉब होनी चाहिए। और उस जॉब को फिर किसी एक पर्सन को, मतलब हर एक पर्सन को डिवाइड कर दो जो भी उसके लिए बेस्ट सूटेड हो। इससे आपका क्या होगा? इससे आपका काम, आपका टास्क अचीव करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने काम को क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये जो प्रिंसिपल है वो हमें क्या समझा रहा है कि आपके काम को क्या करो? डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो, देन ऐसे पर्सन को असाइन करो जो उसके लिए अच्छे से उसको कर सके, उसको परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद में इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट दिखेंगे हमको? सबसे पहला, जो वर्कर्स हैं उसके अंदर इफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि वो एक टाइम पे एक पर्टिकुलर काम कर रहे होंगे, उनकी एक पर्टिकुलर जॉब होगी। सारे काम एक व्यक्ति को नहीं करने होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक काम में एक्सपर्टीज लेके आएंगे और उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके अलावा प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन। और उनके काम में क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन, क्योंकि अगर हम किसी भी काम को बार बार करते हैं तो हम उसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन हमको क्या होगा? इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने से रिसीव होगा। नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा? अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करते हैं तो क्या होगा इस केस में? अब मैंने किसी को कोई जॉब ही नहीं दिया तो हो सकता है वो मल्टीपल लोग परफॉर्म कर लें, ठीक है। जैसे अगर कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो डिज़ाइनिंग मैंने भी कर ली, एक और एम्प्लॉय ने भी कर ली, तो इस केस में क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, डुप्लीकेसी होगी काम की। एक ही काम 2 बार होगा, जिससे क्या होगा? वर्क लीड्स टू मोनोटोनी, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होगा और काम हमारे एफर्ट्स भी वेस्ट होंगे। लैक ऑफ एफिशिएंसी ड्यू टू द लेस इंटरेस्ट। अब अगर हमने ये देखा ही नहीं कि हमको किस काम को किसको देना है, ये बिना देखे हमने काम करवाने लग गए, और कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? वो एफिशिएंसी उसकी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप पहले देखोगे, काम को पहले डिवाइड करोगे जॉब्स में, जॉब्स को फिर क्या करोगे? एक ऐसे पर्सन को असाइन करोगे जिसमें क्वालिफाइड भी हो और उसका उसमें इंटरेस्ट भी हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है? पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये प्रिंसिपल हमको बोलता है कि आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अब प्रॉपर बैलेंस कैसे होगा? जब आप किसी भी व्यक्ति को जब कोई जॉब असाइन कर रहे हो तब आप उसको दोनों चीज़ें दोगे। देखो, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन। ठीक है। जब हम किसी को कोई काम दे रहे हैं
तो ये प्रिंसिपल बोल रहा है कि कुछ आपको उसको पावर देने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने उसको अथॉरिटी नहीं दी यानी कि पावर नहीं दी तो उसका काम करवाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो अगर काम नहीं होता है तो कुछ एक्शन ले सके। ठीक है, तो कुछ अमाउंट ऑफ अथॉरिटी आपको उसको देनी चाहिए। अब सिर्फ अथॉरिटी से काम नहीं चलता है, सिर्फ पावर होगा क्या, सिर्फ अगर पावर दे दी अगर आपने तो उसका मिसयूज हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर वो काम गलत हो गया, अगर वो काम में कोई मिस्टेक आ गई, कुछ फ्रॉड हो गया, तो उस व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना ज़रूरी है, ऑब्लिगेशन भी देना ज़रूरी है कि मैं आपको ये पावर तो दे रहा हूँ, लेकिन इस पावर के साथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम भी कैसा होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड his subordinates and take actions with the power allocated in his on authority। ठीक है, एक इंडिविजुअल का एक राइट है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या कर सके, कमांड दे सके उनको, ताकि वो अपने एक्शंस को परफॉर्म करे और पावर्स को अलोकेट कर सके, दैट इज अथॉरिटी। और ट्रू ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइंड प्रॉपरली इज नोन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो काम को पूरा करने के लिए जो उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस होंगे कि ये काम किस तरीके से होना चाहिए, ये गलती नहीं होना चाहिए, ये पेनल्टी लग सकती है, ये सारी ऑब्लिगेशंस आपके क्या कहलाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका मैनेजर है, यहाँ पे आप हो, उसने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसने आपको अथॉरिटी दी, दोनों चीज़ें दी। अब अकाउंटेबिलिटी किसकी है, आपकी है। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, जवाबदारी। ठीक है, जब आप किसी को आंसरेबल होते हो, दैट इज योर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड हैव इक्वल बैलेंस। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, सबसे पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि आपके पास में किसी काम को करवाने के लिए पावर है। ठीक है, अगर कोई काम नहीं करता तो आप उसको बोल सकते हो कि मैं तुम्हें पनिश कर सकता हूँ, मैं तुम पे पेनल्टी लगा सकता हूँ अगर तुम मेरा ये काम नहीं करते हो तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जब आपको पावर मिलती है। दूसरा, आप इजीली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर पाते हो। नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, अगर सिर्फ अथॉरिटी होती है तो वहाँ पे क्या होगा, इसका मिसयूज होगा। अगर आपने सिर्फ किसी को अथॉरिटी दे दी, अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जो कि क्या बोल रहा है, पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपकी अथॉरिटी का मिसयूज होगा इन केस अगर आपकी अथॉरिटी आप ज़्यादा देते हो। और अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी आपने तो एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल कॉज ओवरबर्डन द एम्प्लॉय। ठीक है, वो कैसा फील कराएगा एम्प्लॉय को कि वो काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन हो गया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ही आ गई है और कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। ठीक है, ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं थर्ड प्रिंसिपल की तरफ। थर्ड प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, जो कि है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप सब लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, उसके अकॉर्डिंग काम करना, क्या होता है, डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन मीन्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू फ्योल प्रिंसिपल। डिसिप्लिन इज नेसेसरी फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फ्योल के हिसाब से किसी भी कंपनी में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कंपनी को स्मूथली रन करना है। देखिए, डिसिप्लिन अगर नहीं होता है ना किसी कंपनी में, तो सब लोग एक टाइम के बाद में अपनी मर्जी का काम करते हैं, जिससे क्या होता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपके एक्शन आप नहीं ले पाते जो आपको लेना है, टाइम फ्रेम में काम नहीं होता है। इसलिए एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए किसी भी कंपनी में, ऐसा फ्योल कहते हैं, और उसी को सारे लोगों को फॉलो करना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, एक सिस्टमैटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो एक वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप बनेगा, क्योंकि ये डिसिप्लिन जो होगा वो क्या करेगा, इन सबको जोड़ के रखेगा, काम करेगा, सब के अंदर इक्वालिटी को प्रमोट करेगा, तो इससे वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा। इंक्रीज इन रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई कंपनी डिसिप्लिन में काम करती है तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, उसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी बनेगी, उसके एम्प्लॉयज़ को लेकर के अच्छी बनेगी, आउटसाइडर्स जितने भी होंगे, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, इन सब के नज़र में उनकी क्या होगी, एक इमेज अच्छी क्रिएट होगी। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, अगर डिसिप्लिन अगर हम नहीं रखते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ है वो कंपनी से क्या होंगे, डिससेटिस्फाई होंगे।
दूसरा क्या होगा, देयर में बी डिसऑबिडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा और इससे क्या आएगी, कंपनी के अंदर डिस्टर्बेंस आएगी।